सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का और नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है नेहा? हाल चाल ठीक ठाक है, बाकी सब भी ठीक ठाक है। आप ठीक ठाक बोल रही हैं, पर मुझे तो बहुत खुश नजर आ रही हो आप। बिल्कुल, खुश होने की बात ही ऐसी कि जब दो सखियां मिलती हैं इतने दिनों के बाद, तो एक अलग सी खुशी तो छा ही जाती है। बिल्कुल। तो अब बातचीत का सिलसिला हमारा आगे भी जारी रहेगा। पहले हम बता दें कि आज हमने किन किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल जी। और सखी विशेष की अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे वीरांगना नारायणी देवी वर्मा की। और साथ ही आज खास दिन है, आज राष्ट्रमंडल दिवस है। इसके बारे में जानकारी देंगे और साथ ही एक बहुत बड़ी बात कि घर में जो अनावश्यक सामान जो भरता जाता है उससे किस तरह से छुटकारा पाया जाए, किस तरह से उसे ना भरा जाए, इसके बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। उससे मोह ना करें। उससे मोह ना करें, मोह करें खाने से। जी। तो ढेर सारे हम व्यंजन की रेसिपी भी हम लेकर आए हैं और सखियां भी हमारी जो है, हमारे श्रोता भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल, तो वो भी हम सुनेंगे। और आज सखी विशेष में, जैसे आपने कहा, आज नारायणी देवी वर्मा को हम याद करेंगे। तो नारायणी देवी वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सिंगोली गांव में हुआ था। जब वे मात्र 12 वर्ष की थी तब उनका विवाह माणिक्यलाल वर्मा के साथ हुआ था। और माणिक्यलाल वर्मा ने आजीवन किसानों, गरीबों की सेवा का संकल्प लिया और इस नेक कार्य में उनका साथ निभाया उनकी पत्नी नारायणी देवी ने। जी। और वर्ष 1939 प्रज्ञा मंडल के कार्यों में भाग लेने के कारण नारायणी देवी को जेल भी जाना पड़ा। आगे भी 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल भेज दिया गया। और जब उनके पति माणिक्यलाल वर्मा को जेल भेजा गया था, उस वक्त परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी नारायणी देवी वर्मा पर आ गई। घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। घर पर जाकर लोगों को पढ़ाना हो या फिर शोषण के खिलाफ आवाज उठानी हो, लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश उन्होंने की। जी। और नारायणी देवी अपने सहयोगियों के साथ घर घर जागृति का संदेश पहुंचाती, सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह और अन्य गलत कार्यों के लिए विरोध में आवाज उठाकर और लोगों को संगठित होकर कार्य करने की वे हमेशा प्रेरणा देती रही। और साल 1944 में वो भीलवाड़ा आ गईं और यहाँ पर उन्होंने महिला आश्रम की स्थापना की और इस आश्रम में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करवाई। साथ ही प्रसूति गृह का भी निर्माण उन्होंने करवाया। देश की आज़ादी के पश्चात भी वे महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती रही। वर्ष 1970 से 76 तक राज्यसभा की वे सदस्य रही और 12 मार्च 1977 को उनका निधन हुआ। नारायणी देवी वर्मा के नाम से भीलवाड़ा के विजय सिंह पथिक नगर में नारायणी देवी वर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है और हम उन्हें याद करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। वो प्यार का सागर है। मन का पागल पंछी
उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सखी सहेली में आप जो दिन विशेष पर चर्चा करती हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मैं कार्यक्रम को सुनते हुए नोट्स बनाकर इस दिन विशेष को हजारों छात्र छात्राओं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करता हूं, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में इनसे प्रश्न आते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई सोनाली जी। कुछ इस तरह की ये बात है कि हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ व्यंजन लिखने के लिए पेन और पेंसिल लेकर नहीं बैठते, बल्कि इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए भी हमारे साथी बैठते हैं। और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि उन्हें इससे फायदा हो रहा है। जी, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह से और अच्छी अच्छी बातें श्रोताओं तक पहुंचाएं, और बिल्कुल। हमारे श्रोता भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा करते हैं। और आज है राष्ट्रमंडल दिवस। तो राष्ट्रमंडल दिवस विश्व के बहुत सारे देशों के द्वारा साथ मिलकर मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रमंडल सदस्यों में एशिया, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप के कुल 53 देश हैं, और इस संगठन में वही देश शामिल हैं जिन पर ब्रिटिश शासन रहा है। वर्ष 1901 में महारानी विक्टोरिया ने पहली बार अपने जन्मदिन पर इस संगठन के बारे में सोचा। पहले इस दिन का नाम साम्राज्य दिवस रखा गया। 1958 में इस दिन का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे रखा गया। और इस दिन के जो राष्ट्रमंडल दिवस है, इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर साल लंदन डे राष्ट्रमंडल सचिवालय के मुख्यालय में आयोजित किया जाता है, और इसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस की एक थीम तय की जाती है। इस वर्ष की थीम है फोर्जिंग नेस्ट एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और सभी देशों के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार लाना है। बिल्कुल। और इस दिन को मनाने का जो कारण है सोनाली जी, वो है कि अपने पूर्वजों के बलिदान को हम याद करते हैं, जो उन्होंने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए किया था। साथ ही गुलाम बनाने की पुरानी प्रथा का भी जमकर विरोध किया जाता है आज के दिन। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि एकता में बहुत शक्ति होती है, जिससे आप हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस भी हमें यही सीख देने के लिए अग्रसर है, और इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चल सके। और
ये बात जो है सीख ले, है ना? बिल्कुल। और हमारे एक साथी कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के गिरने के बाद इन आजाद देशों को संगठन में रखने के लिए राष्ट्रमंडल दिवस को मनाना शुरू किया गया था और राष्ट्रमंडल दिवस के दिन इन देशों ने मानवता को ध्यान में रखते हुए संकल्प लेकर साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हमारे साथी भी बहुत अच्छी जानकारी लिखकर भेज रहे हैं इस बारे में, पर पहले एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने, आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने, ओ मेरे गुल बिना उनका कहाँ बहार नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। शाम के गुलाबी से आंचल में दिया जला है चांद का, शाम के गुलाबी से आंचल में दिया जला है चांद का, ओ मेरे बिना उसका कहाँ चांद नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। नेहा, गुलमोहर के फूल इन दिनों कितने खिल रहे हैं खूबसूरती के साथ, है ना? बिल्कुल। और इतने खूबसूरत फूल हैं कि ऐसा लगता है कि बस उन्हें देखते ही रहो, क्योंकि जो फ्लैट में रहते हैं उनके घर में सो आसानी से दिखते हैं वो। और प्रकृति से हमें बहुत कुछ जैसे सीखने को मिलता है। तो गर्मियों का मौसम है, चिलचिलाती गर्मी है, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं कि भाई गर्मी लग रही है, पर उस गर्मी के मौसम में उन गुलमोहर के फूलों को देखिए, वो भी तो चिलचिलाती गर्मी में है पर कितनी ताजगी के साथ अपने आभा बिखेरते हैं। तो प्रकृति हमें बहुत सीख देती है, बस हमें उसे सीखने का हमें खुद को अवसर देना चाहिए ना। बिल्कुल, प्रकृति ये सीख देती है कि हम गर्मी में या कहें कि तपते हैं तभी कुंदन बनता है। तो इस तरह से आप गर्मी में धूप में तप रहे हैं, तो लू चल रही है, बहुत से साथी कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, अलग अलग डिग्री भी बता रहे हैं कि कितनी डिग्री से उन्होंने वो हमें नमस्कार कर रहे हैं।
तो इस तरह से तो बहुत सारी गर्मी का मौसम होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीजें भी तो प्रकृति देती है। जी। जैसे गुलमोहर के फूल जो देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद आम आता है गर्मी में। फिर उसके अलावा अगर बात की जाए तो तरबूज आते हैं। तो इस तरह के बहुत अलग-अलग फल आते हैं, अलग-अलग चीजें आती हैं, जिससे हमारी जो गर्मी जो महसूस हम कर रहे हैं, उसके साथ-साथ जो मिठास बनी रहती है, स्वाद आता है और देखने के लिए खूबसूरती है हर तरफ। तो बस और क्या चाहिए? उसका कोई जवाब नहीं होता है। और जैसे आपने बात कही, आम की बात कही, तो हम कुछ आम के व्यंजन भी बताएंगे सखियों को। बिल्कुल, गर्मियों में आम की बातें ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गर्मी आम हो जाएगी अगर हम आम की बातें ना करें, क्योंकि आम की वजह से हर चीजें खास हो जाती हैं। जी जी। वैसे पुराने जमाने में जब बचपन का दिन याद आता है हमें कि उस वक्त घर में आम जो है अपने कमरे में आम फैले हुए होते थे, इतने सारे जो है अमराई से आम आते थे और हम ऐसे फैला के उसे कमरे में रख देते। उस वक्त ना घर बहुत हमारे बड़े हुआ करते थे और कितना अच्छा लगता था, आम की खुशबू फैली रहती थी। और अब क्या है कि आसपास हम घर छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन सामान भरते जा रहे हैं और उसकी वजह से खुशबू तो कहीं नहीं होती। आम बस बक्से में सिमट के रह गए हैं और सामान से पूरा घर भर गया। क्योंकि क्या होता है ना नेहा कि आए दिन हर चीज के नए नए डिजाइन हमें बाजार में जो आते हैं वो हमें आकर्षित करते हैं। और नई चीजें खरीदने में कोई बुराई नहीं है वैसे, पर हम नई चीजें खरीद तो लेते हैं पर पुरानी चीजों को हम हटाते ही नहीं है और हमारा घर जो होता है वो अनावश्यक वस्तुओं से पूरी तरह भर जाता है। बिल्कुल। और जब पुराने घर से नए घर में अगर शिफ्ट हो रहे हो तब तो आप सोचिए कि सारा नया फर्नीचर हम बनवाते हैं, सारी नई चीजें बनवाते हैं, लेकिन पुराना सामान भी साथ में ही लेकर जाते हैं। तो ये नहीं सोचते कि नया घर, क्योंकि आमतौर पर नया घर सभी थोड़ी ज्यादा जगह वाला बनाते हैं कि हमें तो बड़ी जगह चाहिए, लेकिन आपने सामान उससे ज्यादा भर लिया तो फिर वो जगह वापस छोटी हो जाती है। और इतना मजबूत सामान है, सोच सोच कर हम पुरानी चीजों को इकट्ठा करते थे कि कैसे फेंके इसको, चलो रख लेते, कभी किसी को दे देंगे और कभी किसी को देते नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना नेहा कि ये जो सामान होते हैं ना वो हमारी भावनाओं से भी जुड़े होते हैं कि ये मेरे दादा ने परदादा ने दादा को दिया था, दादा ने मेरे पिताजी को दिया, इतनी अच्छा ये टेबल है, इतना मजबूत है, फिर नया कांच का डाइनिंग टेबल ले लिया है पर ये इसे कैसे फेंके हम, तो फिर उसे भी रख लेते। मोह नहीं छूट रहा है, लेकिन एक लालच भी है कि सामने नई चीजें भी लेनी है, लेकिन पुरानी चीजों का मोह नहीं छूट रहा। जी जी। वही बात बर्तनों की भी होती है ना, नए डिजाइन के बर्तन आए कि हम बाजार में खरीद लेते हैं और पुराने जो है बर्तन वो हम अलमारियों में भर भर के रख देते हैं। और नई नई क्रॉकरी जो होती है वो जो एकदम अच्छी वाली होती है उसको अलमारी में सजा देते हैं, फिर रोज के लिए लेते रहते हैं, तो वो एक चीज भरी रहती है, वो कभी निकलती नहीं है, वो सिर्फ मेहमानों के लिए निकलती कभी कभार। हाँ, और फिर क्या होता है वो नई एक डिनर सेट लिया हमने क्रॉकरी, फिर हमारे घर में अगर कुछ फंक्शन हुआ तो किसी ने और एक डिनर सेट भी गिफ्ट में दे दिया, वो भी रख लेते हैं हम और निकालते तो है नहीं कि भाई फूट जाएगा, फूटने के डर से उसे इस्तेमाल ही नहीं करते। पर ऐसा उसे सालों बरसों तक उसे रखने के बजाय अगर यूज के ठीक है ना, फूट जाएगा तो फिर नया ले आएगा, ये हमें हमारी सोच को हमें बदलना चाहिए। फूट जाएगा जो दूसरा तीसरा अंदर रखा हुआ है वो निकलेगा, फिर ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि हम उसको भी नहीं निकालते और किसी को कुछ गिफ्ट देना हो तो भी अपने सामान नहीं देते हैं, जो नया सामान रखा हुआ है कि कभी किसी को गिफ्ट दे देंगे, लेकिन जब गिफ्ट देना होता है तो फिर बाजार की ओर भागते हैं, फिर उन्हें कुछ नया देते हैं जो उनके घर में भर जाएगा। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सोचते हैं कि चलो अच्छा है गिफ्ट दे दे, फिर ऐसा लगता नहीं ऊपर का जो उसका जो बॉक्स है वो थोड़ा मटमैला हो गया है, खराब हो गया है, फिर लोगों को ऐसा लगेगा ना कि घर का उठा के दे दिया है सामान, इसलिए भी फिर खुद को रोक लेते कि नहीं ऐसा नहीं करते, ये तो बहुत प्यारा है, मेरे फ्रेंड ने दिया था या फिर मेरी फलाने रिश्तेदार ने दिया था, उससे बुरा लग जाएगा, तो फिर हम ऐसे करते कि उसे वहीं रख देते हैं और फिर नया खरीद लेते हैं। बिल्कुल। और अगर बात करें कपड़ों की तो फिर तो रहनी ही दूसरी बात है, क्योंकि महिलाओं की अलमारियां, महिलाओं के पुरुषों की भी आजकल अलमारियां कपड़ों से भरी रहती है और हर मौसम के अलग अलग कपड़े, ऑफिस में पहनने के कपड़े अलग, पार्टी में पहनने वाले कपड़े अलग, और नए कपड़े फिर बनवाते जाते हैं, पुराने कपड़े रह जाते हैं। और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं ना जो हम क्या कहते हैं कि जब पतले होंगे तो पहनेंगे वो वाले कपड़े अलग है, उनकी तो एक अलग अलमारी बन सकती है। नहीं, बहुत प्यार से खरीदा था या फिर मेरी सहेली ने मेरे जन्मदिन पे दिया था, वो अगर नहीं पहनूंगी पर मुझे आ नहीं रहा है तो क्या करूँ, नहीं मैं अभी लगी हुई हूँ ना, मेरा वजन तो कम हो जाएगा थोड़े दिन में, उसके बाद मैं पहनूंगी। ऐसे करते 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 मोह माया के हम जाल में जैसे है फंसते जाते। एक गाना सुन ले। मोह थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, इसके बारे में काफी सोचना है, इसलिए एक गाना सुनते हैं।
प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। तो ये अनावश्यक सामान की कितनी चर्चा हो गई, गीतों के बीच में भी काफी सारे याद आ गए हमें कि हमारे घर में कौन कौन सी अनावश्यक चीजें रखी हुई हैं। वैसे खत की बात है तो खत में हाँ। हम फूल भी ये रखते थे छुपा करके ऐसे ये ना। शुरुआत ही यहाँ से होती है, क्योंकि हम जब वो फूल रखना शुरू करते हैं फिर उसको सालों साल रखते हैं, फिर खत रखते जाते हैं सालों साल। खैर वो तो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े होते हैं और छोटे से होते हैं तो एक जगह आ जाते हैं, और इसी तरह से सोच सोच के हम बहुत सारी चीजें जमा करते जाते हैं। घर में अनावश्यक सामान को हटा देना सर्वथा उचित ही है। देखा गया है कि अनावश्यक वस्तु टेरेस पर रखी हुई होती है, फिर घर की छत्ती पर चली जाती है। बेकार की चीज़ों को हटाने से घर का वास्तु दोष ठीक हो जाता है। खाली पड़े डिब्बे, टूटे गमले, जंग लगा पुराना सामान, टूटा फर्नीचर, इन सबको हटा देना चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। ये बात हमारे साथी लिखते हैं। और हमारी एक साथी भी कहती हैं कि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर की चीजों को बेतरतीब तरीके से फैलाकर रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग आमतौर पर इस्तेमाल न होने वाली चीजों को संदूक और अलमारी में भरते चले जाते हैं, जो वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं है। आजकल पलंग में बॉक्स बनाकर बेकार सामानों को रखने का प्रचलन बढ़ गया है। लोग घर की बेकार चीजों को भी इसमें भरे रखते हैं। वास्तु विज्ञान कहता है कि इससे घर में रोग का प्रभाव बढ़ता है और लोग आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। घर में अनावश्यक सामान मतलब जिसका अब कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, इसे संभाल कर इसलिए रखा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड बात सही है, लेकिन इसके रखरखाव के लिए जरूरी जगह भी होनी चाहिए, वरना ओल्ड इज बोझ बनकर रह जाता है। इसलिए बिन उपयोगी सामान निकाल देने में ही समझदारी है। बिल्कुल, हमारे साथी जब ये सारी बातें कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि अनावश्यक रूप से वो सामान रखे रहते हैं, उनका ना कोई इस्तेमाल है ना कुछ है, बस घर में जगह भी वो घेरे रहते हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है, अगर वास्तु की दृष्टि से भी देखें तो सही नहीं है। और वैसे भी अगर भरा भरा घर रहता है तो आपको हवा अच्छी तरह से नहीं आ रही है, आपको रोशनी उतनी तरह से नहीं मिल पा रही है, कुछ चीजें रखी हैं और
आप अच्छी तरह से खुली तरह से रह नहीं पा रहे हैं, जी। तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो इसमें पड़ते ही हैं। जैसे कि और कौन कौन सी चीजों का हम आमतौर पर जो हमें पता नहीं होता और हम रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, उनकी अगर सूची बनाई जाए तो बहुत सारी हैं। बहुत लंबी सूची है, जैसे कॉस्मेटिक्स, फिर लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, पाउडर है, ब्रशेस है, परफ्यूम है, यूज कीजिए और उसे फेंक दीजिए, है ना। हाँ, सबकी एक्सपायरी डेट होती है, उसे चेक कीजिए और फेंकते भी जाइए क्योंकि वो किसी काम के नहीं रहते उसके बाद। एक्सपायरी डेट की बात चली तो दवाइयाँ, दवाइयों की एक्सपायरी डेट हम देखते ही नहीं है और बस बोतले पे बोतले हम जमा करते हैं कि उसने कहा कि हाँ भाई गर्मी का मौसम है तो पेट में ठंडक के लिए ये दवाई लो, वो ले आए। फिर उसके बाद में आया सर्दियों का मौसम तो भाई गर्मी के लिए ये चीज अच्छी है तो वो ले लेते हैं। फिर बारिश से भीग गए हैं तो हल्का सा कुछ बुखार आया है तो फिर चलो हमारे उसने कहा कि ये ले लो, ये काढ़ा पीकर देखो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ऐसे करते 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 हम दवाई की बोतलें जो है वो जमा ही करते जाते हैं। भले ही फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि बस एक दो ढक्कन ही पिया, वैसी की वैसी बोतल रखी है। फेंकते वक्त ऐसा लगता कि अरे भाई अभी इतनी महंगी दवाई इतनी खरीदी है तो उसको उपयोग कर लेते हैं, फिर उपयोग तो होती नहीं है पर दवाइयाँ वैसे की वैसी घर में पड़ी रहती है। बिल्कुल, और वो भी हमें एक तो पहली बात तो ये भी करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें आप अपनी पुरानी आधी इस्तेमाल की हुई दवाइयां भी दे सकते हैं, तो किसी और जरूरतमंद के पास वो चली जाएगी। दूसरी बात ये है कि भाई ऐसे ही किसी के बोलने पर बार बार दवाइयां लाइए भी मत। आप किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए और उस हिसाब से दवाइयां लीजिए। और अगर बात करें खाली डिब्बों की, खाली बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे, अखबार, टायर, कबाड़ का सामान सब ऐसा भरते हैं कि किसी दिन एक साथ बेचेंगे दिवाली की सफाई में। इसलिए दिवाली की सफाई बहुत ज्यादा थकाने वाली होती है क्योंकि पूरे साल भर जो हम जमा करते हैं उसकी वजह से। जी, और बच्चों के खिलौने, बच्चों ने जिद की कि नया खिलौना आ गया, पुराना खिलौना वैसा ही पड़ा है। और बच्चे भी है ना कि एक खिलौने की तो एक दो दिन खेला और फिर नए खिलौने के लिए जिद करते हैं। तो वो खिलौने की जो छोटे होते हैं घर में तो खिलौने की थैलियां भरी होती है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर आप ला दे सकते हैं, क्षमता है आप में तो खरीदिए जरूर, पर उन खिलौनों को जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें जरूर दीजिएगा तो उनके घर में भी खुशी आएगी, है ना। हाँ, और आपके यहाँ तो आप उससे खेल ही नहीं रहे तो वो रखा ही हुआ है, तो इसलिए इस तरह से वो इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें तो सीडी है, कंप्यूटर है, पुराने मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान है वो इस तरह से भरे रहते हैं। जो खराब होते हैं उनको या तो बनवा लीजिए जाकर, अगर बनता है तो, नहीं बनता तो आप देख लीजिए, हो सकता है कि वो बाद में काम आ जाए, तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अगर मतलब बन सकता है तो बनवा लीजिए और उसे उपयोग में लाइए। अगर आपने नया खरीद लिया तो आपने ये समझ लिया है कि वो नहीं बन सकता है तो अब उसे मत रखिए, फिर उसे निकाल दीजिए। और जूते चप्पल, उसकी तो गिनती नहीं है। देखिए कपड़ों के बाद जूतों का ही नंबर आता है कि अलमारियां उससे भी भरी रहती हैं। जी, और ऐसा है ना कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि अलमारी छोटी पड़ गई तो फिर उसे बोरे में भर दिया और ऊपर लॉफ्ट पे रख दिया कि नहीं अभी ये सब बारिश में लगने वाले हैं, ये तो फिर नए क्यों खरीदे, सबके हैं। तो उसमें फिर जब बारिश का मौसम आएगा फिर नीचे उतारेंगे तो पता चला कि वो थोड़े से टूट गए हैं, तो अभी ये तो टूट गई, ये कैसे पहने, तो फिर हम नए खरीद लेते हैं बारिश के और वापस उसे ऊपर भी रख देते हैं। ऐसा नहीं कि उसे निकाल दें, उसे वापस ऊपर रख देते हैं कि हो सकता है पहन ले। एकदम ज्यादा बारिश हुई अगर सब भीग गया तो ऐसा होता नहीं कि सब भीग जाए। और ऐसा होता है ना कभी कभी कि एक्सचेंज ऑफर में भी कुछ आकर्षक एक्सचेंज ऑफर होती है, तो उस वक्त हमारे एक तो मन पे कंट्रोल करें कि भाई ऐसा है तो अपने मन को है ना कंट्रोल में ना रखे, उन्हें ना ठीक है भाई पुरानी चीजें दे के फिर नई चीज खरीदे। हाँ, है ना। नहीं तो ऐसा होगा कि भाई नई भी खरीद लेंगे और पुरानी भी चीजें घर में रहेगी। बिल्कुल। और कपड़ों की अगर बात करें तो हम ये कर सकते हैं कि जो कपड़े हमने लिए हैं जो हमारे साइज के नहीं, नाप में नहीं आ रहे हैं, तो कभी हम पतले होंगे उसकी उम्मीद अच्छी बात है, लगाएं, उसके लिए एक्सरसाइज करें, लेकिन उसके लिए कपड़ों को जमा ना करें क्योंकि दिल बड़ा करें शरीर के साथ साथ और उसे दे दें और बस उससे किसी की तो जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाएगी और साथ ही हमें भी नए कपड़े मिलेंगे ना जो हमें चाहिए हमेशा। और वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक।
ये है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। और इतना ब्रेक हमें चाहिए होता है इन पुरानी चीजों से भी कई बार। लेकिन देखिए, पुरानी चीजें अगर कुछ अच्छी लगती हैं जो कि बहुत दिनों तक हमारे पास रखी रहें, तो वो है हमारे गीत। ये तन्हाई हाय रे हाय, जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें, थाम लो बाहें। ये तन्हाई हाय रे हाय, जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें, थाम लो बाहें। अनावश्यक चीजों के बारे में अगर बात करें सोनाली जी, तो हमारी एक साथी लिखती हैं, सभी विषय अत्यंत रोचक हैं। उन्होंने कहा, अनावश्यक सामान घर की व्यवस्था को खराब करते हैं। या तो ये घर के पीछे वाले हिस्से में पड़े रहते हैं, या कोई व्यवस्था करनी पड़ती है इनको रखने के लिए। ये नकारात्मक ऊर्जा देने के साथ साथ ही घर में अशांति पैदा करते हैं। मैं समय समय पर सफाई करती हूँ, फिर भी इतना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा हो गया है कि क्या करें समझ नहीं आता। एक कहानी पढ़ी थी कि कुछ वस्तुएं जो आपके काम की नहीं, किसी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं, उन्हें दे दिया करें। आजकल छुट्टियों में यही कर रही हूँ, शायद किसी की मदद हो जाए। तो ये सोचिए, कहानियां भी कई बार ऐसा संदेश देती हैं जिसे व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। कथा सुधा, कहानियों का दरिया। लहरों में गोते लगाएंगे, कभी हंसेंगे तो कभी आंखें नम कर जाएंगे। कभी परिवार तो कभी सामाजिक सरोकार की बातें होंगी। सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है। अरे सरकार, पेड़ न कटवाइएगा, रुपए मैं दे ही दूंगा। सुनिए ऐसी ही कुछ कहानियां हर सोमवार दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली में। कथा सुधा।
तो सोनाली जी, कहानियां तो संदेश देती हैं, लेकिन कई बार हमारे साथी भी बहुत सी बातें, कई बार क्या अक्सर ही हमारे साथी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जैसे कि अनावश्यक सामान को लेकर भी उनके कई संदेश आए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम सभी घर में नए बर्तन, कपड़े, बिजली के उपकरण इत्यादि चीजें लेटेस्ट के नाम पर लेते रहते हैं और पुरानी चीजों को ऊपर टांड के ऊपर या स्टोर रूम में एकत्रित करके रखते हैं। हमारे घर में ऐसी अनेक वस्तुएं एकत्रित हो गई है। पिछले नवंबर महीने घर में जगह जगह रखी हुई सभी वस्तुओं को हमने सूटकेस, 2 in 1 कुकर और रसोई के अन्य बर्तन, कपड़े वगैरह रखे थे, उनको एक संस्था के सुपुर्द कर दिया। यह संस्था जो है ग्रामीण क्षेत्र में बसे जरूरतमंदों को सामान मुहैया करवाती है। कितनी अच्छी बहुत अच्छी बात है। यही हमारा कहना है कि भाई जो चीजें हमारे उपयोग की नहीं है और हम उनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से, उन्हें भी अगर हम किसी को देते हैं तो हमारी भावनाएं जो है और ज्यादा समृद्ध होंगी। हमें अच्छा लगेगा कि किसी और व्यक्ति के काम आ रही हैं वो चीजें। और हमारे एक साथी कहते हैं कि पहले तो कागज, पुराने कपड़े, टूटे फूटे कुछ बर्तन ही अनावश्यक सामान में आते थे, पर अब तो ये डिजिटल गैजेट्स और पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान इतने अनावश्यक हो गए हैं कि इन्हें क्या किया जाए। बहुधा हम पुराने सामानों को, चीजों को संजो कर रखते हैं, उनसे कुछ भावनात्मक लगाव रहता है, पर मेरा तो यही मानना है कि उससे आपकी भावना जुड़ी है, आपकी किसी परिवार के सदस्य की नहीं। उनके लिए वो अनावश्यक है, इसलिए उसे इतनी तरजीह ना दें। जो अनावश्यक है उसे निकाल देने में ही भलाई है। तो जैसे कि सोनाली जी कह रहे हैं ना, हमारे कई साथी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को किस तरह से निकाला जाए अनावश्यक रूप जो है, तो उसके बारे में एक तो हमने जैसे बताया, एक हम एक्सचेंज ऑफर में निकाल सकते हैं, या वो बहुत ही अच्छा साधन है। उस तरह से निकालने से कुछ पैसे भी आपको मिल जाते हैं और आप नया लेने ही जा रहे हैं क्योंकि खराब हो गया। लेकिन और भी कई तरीके, जैसे मोबाइल वगैरह हैं जो बिल्कुल खराब हो गए, जो एक्सचेंज ऑफर में भी नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी उन्हें निकालने का एक अलग तरीका होता है, जिसके बारे में हम कभी विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन हमारे जो साथी कह रहे हैं ना कि वो चीजों को निकाल देना चाहिए, भावनाएं हमारी जुड़ी हैं, पूरा परिवार उससे क्यों परेशान हो, क्योंकि सामान वहां रखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि कई बार बैग भी रखते हैं बहुत पुराने, ये हमारा पहला बैग था और ये वो फट चुका है, बुरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन दिल जुड़ा हुआ है तो हम फेंक नहीं पा रहे उसे। और जैसे अभी मोबाइल की बात कही, तो जैसे कुछ विद्यार्थी हैं जिन्हें कुछ ऑनलाइन क्लासेस करना है, तो अगर आपके घर में 2-3 मोबाइल पड़े हुए हैं तो उन विद्यार्थियों को दे, शायद उनके बहुत ज्यादा काम में आ जाए। उस मोबाइल के बदौलत उनकी जिंदगी संवर जाए। बिल्कुल। और अगर जैसे कुछ बनाने की जरूरत है, थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है, जिसमें कुछ पैसे लग सकते हैं और आप उतना पैसा नहीं लगाना चाहते, लेकिन नया मोबाइल लेने के लिए अगर कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति जिसके पास उतने पैसे नहीं है वो जाना चाहे, उसकी बजाय वो आप उसे वो मोबाइल दे दें, वो अपना मरम्मत खुद करवा लेगा, तो आपको खर्च भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और आपका सामान भी आपके घर से चला जाएगा और अच्छे काम में लग जाएगा। और अब गीत सुन लेते हैं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा। दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही।
लड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं। जरा हाँ कह दे मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे जरा हाँ कह दे, जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हो कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ला 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 ला। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन। हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे। आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। सोनाली जी, ऐसी चीजें जो अस्त व्यस्तता उत्पन्न करती हैं उनको हटा देना ही फायदेमंद होता है, ऐसा हमारी सखी कह रही हैं। और आगे वो कहती हैं कि ये अतीत को भूल जाने का संकेत करता है, भविष्य में आत्मविश्वास का संकेत देता है, ये स्वतंत्रता की एक अविश्वसनीय भावना पैदा करता है। आप जब इन चीजों को हटाएंगे तो खुद ही भार मुक्त महसूस करेंगे। अपनी हर वस्तु को सुव्यवस्थित जगह पर ही रखना चाहिए, इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे नेहा, घर में सुख समृद्धि तब भी बनेगी जब हम अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएंगे। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। तो हमारी एक सखी ने कटहल के बड़े पकोड़े की विधि लिखकर भेजी है। कटहल और आलू को उबाल, कटहल यानी कच्चा कटहल, और आलू को उबालकर उसे अच्छे से मैश कर ले, उसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन या चावल का आटा मिला ले, लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, फिर कटी हुई हरी मिर्च, नमक, हींग, थोड़ा आमचूर पाउडर, एक कच्ची अमिया को कूटकर इसमें मिला लें और गर्म तेल में लजीज कटहल बड़ा तैयार है। अगर आप इसे बड़े रूप में खाना चाहते हैं तो चावल के आटे का प्रयोग करें, और आप इसे कोफ्ता बनाना चाहते हैं तो भुने बेसन का इसमें उपयोग करें। वाह, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक रेसिपी तो हमारे पास भी है सोनाली जी। अच्छा, बताइए। वो तो ऑयल फ्री दही बड़े की रेसिपी है। अरे वाह, तो जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो भी खा लेंगे। बिल्कुल। इसके लिए चाहिए उड़द की दाल 2 कटोरी, दही 500 ग्राम, मीठी चटनी, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और चाट मसाला। अब उड़द की दाल को 5-6 घंटों के लिए भिगो कर रख दीजिए और पानी निकाल कर पीस लीजिए। और जो बीटर होता है, बीटर की सहायता से इसको फेंटे जब तक कि मिश्रण हल्का नहीं हो जाता, मतलब काफी स्पंजी सा दिखता है, हल्का हल्का आपको महसूस होगा। और एक कटोरी में पानी डालकर उसमें जरा सा मिश्रण आप डालिए। अगर वो पानी के ऊपर रहेगा तो समझ जाइए कि मिश्रण तैयार है। अब उसको इडली के सांचे में डाल के भाप पर पकाइए, नमक के पानी में डुबो कर रखिए और एक गहरी प्लेट में बड़े रखकर उस पर फेंटा हुआ दही, मीठी चटनी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला डाल करके सर्व कीजिए। यानी बड़ों को तलने की जरूरत नहीं है, उसे बस भाप पर पका ले और जल्दी से दही बड़े तैयार करिए। ये तो रेसिपी बहुत ही अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है हम दोनों जरूर ट्राई करेंगे इसे। बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने लिखकर भेजे मूंग स्प्राउट, अगर ज्यादा मात्रा में हो गए हैं मूंग के जो स्प्राउट है,
तो उनके पीस कर उनके चीले, हांडवो और खमण बनाया जा सकता है। इसको पीस कर सारे मसाले डालें, थोड़ा दही, नींबू का रस, थोड़ी चीनी और तेल 2 टेबलस्पून डाल दें और थोड़ा सा इसमें फ्रूट सॉल्ट डाल दें और स्टीम पर इसे जो है पका ले और मीठी नीम और राई और तिल का तड़का लगाकर इसे सर्व करें। यानी इस जो मूंग का स्प्राउट का जो मिश्रण है उससे इन्होंने चीले भी बता दिए हैं, फिर उन्होंने हांडवो भी बता दिया, यानी उसको ऐसे ही फैला के जैसे ढोकला बोल सकते हैं, भाप से आप पका सकते हैं। हाँ, यानी भाप की जो रेसिपी ऐसे बोलते हैं कि भाई तली भुनी चीजें ही बहुत स्वादिष्ट नहीं होती है, इस तरह से भाप पर पकाई हुई चीजें भी बहुत स्वादिष्ट बनके हम बिल्कुल परोस सकते हैं। और कई बार मूंग के जब स्प्राउट वाले जब चीले बनाते हैं तो कई बार वो बहुत गीले गीले हो जाते हैं, तो वो पलटते नहीं, तो ऐसे में आप थोड़ा उसमें बेसन मिला सकते हैं या चावल का आटा मिला सकते हैं ताकि वो उसको पकड़ सके, क्योंकि गीला बहुत होता है ना स्प्राउट, तो उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपने डाल दिया और तवे पर वो पूरा फैल गया तो आप उसे समेट नहीं पाते। नहीं समेट पाते। उसमें आप रागी का आटा भी डाल सकते हैं जिसमें बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा होता है। और अब इतनी रेसिपीज हमने पढ़ी श्रोताओं की हमारी, तो क्यों ना मीठी मीठी रेसिपी, एक बेसन बर्फी की रेसिपी मैं बताती हूँ। बिल्कुल बताइए। की सामग्री है 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी घी है और फिर इलायची पाउडर है और बादाम पिस्ता की कतरन है। तो सबसे पहले एक भारी कढ़ाई में घी डालकर पिघलने पर उसमें बेसन डालें और अच्छे से उसे धीमी आंच पर भुने जब तक बेसन का रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। अब गैस बंद कर दे, फिर इसमें मिल्क पाउडर डालें और एक बर्तन में चीनी डालकर उसमें थोड़ा पानी डाल के चाशनी बनाएं। और पहले ना बिल्कुल पतली चाशनी, यानी बिल्कुल एक तार की चाशनी होगी, तब वो उस मिश्रण पे डाल दे आधी चाशनी, और आधी चाशनी फिर से उसे गैस पर रख के एकदम 2-3 तार की एकदम गाढ़ी चाशनी बनाएं, अगली चाशनी, और फिर अगली जो गाढ़ी चाशनी उसमें डालने के बाद में फिर चिकनाई लगी थाली में पूरे मिश्रण को अच्छे से फैला दे और उसके ऊपर बादाम और पिस्ते की कतरन डाले और फिर आधे 1 घंटे बाद में उसे काट कर उसे शेप दे और बेसन बर्फी। हम जो इतनी देर इंतजार करना पड़ा इसी का कि खा जाए, खाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है ना, कितनी मेहनत करने के बाद में फिर इतनी स्वादिष्ट सी रेसिपी बनती है। और जो मेहनत तब रंग लाती है जब सामने वाला कहे वाह क्या बनाई है आपने। और हमारे एक साथी ने तो बहुत ही अच्छी एकदम क्विक रेसिपी हम कह सकते हैं वो भेजी है। वो कह रहे हैं कि गर्मी बहुत हो रही है और खीरे का सेवन जितना किया जाए उतना अच्छा है, तो इसलिए खीरे को छिलकर कद्दूकस कर लें, दही मिला लें, पिसा हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और भुना हुआ जीरा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और परोसें। खीरे के इस रायते का सेवन करने से शरीर में इस रायते की तासीर पहुंच जाएगी, गर्मी उड़नछू हो जाएगी। और ये तो रोज बनाते हैं इस रायते को और वो डिनर में खाते हैं। जैसे डिनर में बहुत से लोग दही नहीं खाते, तो जिन्हें अच्छी लगती है वो डिनर में खाएं, बाकी लोग लंच में खाएं। और इसमें ना थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी डाल देना तो उसका जायका और भी बढ़ जाता है। पुलाव के साथ में, चावल के साथ में भी रायता बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और मीठी वाली अगर रेसिपी की आप बात करें तो कुम्हड़े का हलवा, इसकी रेसिपी हमारे साथियों ने भेजी है। वो कह रहे हैं आधा किलो लाल कुम्हड़ा क्रश किया हुआ, 1 कटोरी शक्कर, 2 बड़े चम्मच घी, ड्राई फ्रूट्स, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच मलाई और कढ़ाई में धीमी आंच में घी डाल के कुम्हड़े को ढककर आप पका लीजिए। जब पक जाए तो उसमें शक्कर और मलाई डालकर फिर से पका लीजिए। घी छोड़ने पर ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालें। वो कह रही कि व्रत में ये खाया जा सकता है और व्रत में वो हमेशा बनाती हैं। और इस हलवे को कढ़ाई में आप साइड कर देंगे तो जो ज्यादा घी है वो निकल जाएगा, तो व्रत में खाया जा सकता है इसको, कुम्हड़े के हलवे को। और कुम्हड़े के हलवे में अगर हम दूध डालें तो उसकी खीर भी बना सकते हैं। तो दूध तो इन्होंने डाला है लेकिन इन्होंने दूध को पका लिया है, फिर पका दिया है, तो उसको हम अगर ना पकाएं तो खीर बनाकर उसे पिया जा सकता है। तो फिर एक मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। बेचारा दिल क्या करे, सावन जले
का ताप न जाने, हाथ ना धरे। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे। सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले। तेरे वास्ते लाखों रास्ते, तू जहाँ भी चले। मेरे लिए है तेरी ही राहें, तू जो साथ ले। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे। सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले। दो पल की राह नहीं, ओ दो पल की राह नहीं। एक पल रुके, एक पल चले, एक पल रुके, एक पल चले। तो ये एक तो गीत भी इतना अच्छा, फिर उसके पहले कुम्हड़ी की रेसिपी, बड़े की रेसिपी, ऐसा लग रहा है सोनाली जी जाके घर में कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो बनाना है ना, तो एक आसान सी रेसिपी बताती हूँ। हाँ, ये बता दीजिए आप। मखाने की भेल। वाह। एकदम से कितने भी थके हुए हो क्यों ना हो, या फिर घर में छोटे बच्चे क्यों ना हो, उन्हें दी सामग्री तो वो भी बना लेंगे। अच्छा, फिर बताइए। इसके लिए मखाना चाहिए हमें। उसे मखाने को या तो आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे अच्छे से उसे फ्राई कर ले और उसे साइड में रख दें। फिर जो हम भेल में जो सब सामग्री डालते हैं, जैसे हम प्याज डाल देंगे, बारीक महीन कटा हुआ प्याज, फिर टमाटर डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, नींबू का रस, और फिर मूंगफली दानों को हम तल लेंगे। हाँ। और वो उसमें डालेंगे। फिर उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो उसमें कुछ सेव, नायलॉन सेव, वो भी डाल सकते हैं, और उसे मिला के अनार दाने डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के उसे अच्छे से उसे मिक्स करें। तीखी चटनी डालें, हरी मिर्च की चटनी डालें, मीठी चटनी डालें, और बस एकदम 5 मिनट में बन जाएगा। और बस ऐसे मुंह में पानी आ जाता है। इस तरह से बिठा कर कौन सुनाता है? इस तरह से आपने रेसिपी बताई है तो इससे ऐसा लगता है नहीं जब बनेगा, जब तक बनेगा, लेकिन ऐसे बैठे बैठे ऐसा लगा कि अब सामने आ जाएगी भेल, लेकिन आई नहीं है। इससे भी आसान मखाने के किसी को खाना हो तो वो ये भी कर सकता है कि थोड़ा सा 1 चम्मच जैसा थोड़ा सा तेल डालकर मखाने को सेक सकता है और उसमें काली मिर्च और नमक डालकर खा सकता है। क्योंकि अगर उसको इतना धीरज ना होता, धैर्य कि वो इतनी देर तक बैठ के बनाए, तो वो ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। वैसे जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं उसमें धीरज की तो बहुत हमें संयम से काम लेना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। जब तैयारी करते हैं उस वक्त भी बड़े शांत मन से हमें सब तैयारी करना पड़ता है। उसी के बाद में जो मेहनत का फल जो होता है ना, वो इतना मीठा होता है कि हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। कभी कभी चटपटा भी होता है मेहनत का फल जब मिलता है तो। लेकिन बात ये भी हो जाती, कई बार तो ऐसा होता है कि भाई बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं और बनाने के बाद जब खाने जाते हैं तो उतनी बची नहीं होती है क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है। तो इसलिए बहुत अच्छी चीजें भी नहीं बनानी चाहिए। ये हमारा सुझाव है कि ठीक ठीक चीजें बनाएं बहनें। नहीं भाई, ऐसा नहीं, अच्छा बनाए, थोड़ा ज्यादा मात्रा में बनाए। और जैसे हमारे कोई खास मेहमान आने वाले हैं या फिर कोई घर के खास ऐसे व्यक्ति है जो थोड़ा देरी से आते, तो उनके लिए थोड़ा साइड में निकाल के रख दे। हाँ, नहीं तो दोबारा बनाना पड़े। ये तो सब चीज है जो व्यंजन बनाते हैं, वो खुशियां देते हैं, आनंद देते हैं, हम खुद तृप्त होते हैं और जो है लोगों को, सामने वाले को खिलाते तो उनको भी एक अलग ही तृप्ति मिलती है और खुश होते कि भाई चलो थक के आए हैं घर पर और किसी ने अच्छे से जैसे मखाना की भेल दे दी है या फिर कोई कुमड़े का हलवा जो है वो बन गया है। क्योंकि कुमड़ा बाजार से लाते, इतना बड़ा कुमड़ा है, भाई क्या करें, उसकी सब्जी बनाए तो एक बार ही बनेगी, फिर क्या बनाए। तो आधे से ज्यादा लोग बच्चे घर में तो सब्जी उसकी खाते नहीं है। उससे कह सकते हैं कि सब्जियों में जो नहीं खाने वाली सब्जियों में नाम उनका
पहले नंबर पे होता है आमतौर पर, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से हलवे के रूप में वो मिलने लगे तो उसके सारी चीजें जो उसके अच्छे गुण हैं वो भी मिलने लग जाएंगे। वैसे मम्मियाँ बहुत चालाकी के साथ उसके पराठे बना देती है, पूड़ी बना देती है और बच्चों को खिलाती जरूर है। कद्दू हो या करेला हो, मम्मी जरूर खिलाती है कि नहीं हमारे बच्चे को सारे पोषण मिले, यही उनकी इच्छा होती है। और वैसे हमने अच्छा सही भी होता है, क्योंकि जब माएँ करती हैं तो ऐसा लगता है कि हमें जो नहीं खाना वो खिलाया जा रहा है, लेकिन असल में वो समय की मांग होती है कि उन्हें खिलाया जाए और इस तरह से अच्छी तरह से सारा पोषण मिल जाता है बच्चों को। और जब हम बड़े होते हैं ना, उस वक्त जब हम छोटे होते हैं उस वक्त माँ के बारे में हमें गुस्सा आता है कि माँ हमें क्यों जबरदस्ती सब चीजें खिलाती है, पर जब हम बड़े होते उस वक्त सोचते कि देखो माँ ने हमें खिलाया पिलाया इसलिए आज हम इतने तंदुरुस्त हैं, और फिर हम वही सीख जो है माँ की अपनाते हुए बच्चों को खिलाते हैं। हमें भी कह सकते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो बच्चों के साथ करके अपना हिसाब चुकता कर लेते हैं। नेहा, इस बात से तो मुझे इतनी हंसी छूट रही है कि देखो हिसाब चुकता नहीं किया है, हम तंदुरुस्त हुए तो हमें अपने बच्चों को भी तंदुरुस्त रखना है, अच्छा अच्छा उन्हें खिलाना है। और अब बस इतने हिसाब किताब सब जब हो जाता है तो सबसे बड़ा हिसाब जो रखना होता है वो रखना होता है समय का। और समय हमें ये कह रहा है कि भाई अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और सबसे ले लो इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।